में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त आधा दिन पूरी खबर का हो चुका है और मैं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करेंगे खबरों की। आईएनएच हरिभूमि की ओर से सृजन संवाद रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसे मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। कॉन्क्लेव के मंच से ही मंत्री ओपी चौधरी ने 2 महीने में रायपुर के मास्टर प्लान की घोषणा की। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में जमीन की गाइडलाइन रेट पर 75% स्लैब कम किया जाएगा। न्यूज़ 24/7 के मंच पर सृजन संवाद में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। सर, आज कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 बड़ी बातें आपने कही है कि रायपुर का मास्टर प्लान 2 माह के अंदर आ गया, आज आपने सीमा तय की। नहीं, देखिए, जो मास्टर प्लान है उस पर कई विसंगतियां, कई त्रुटियां हुई हैं और जिसके कारण अनेक लोग गलत तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो उस दृष्टिकोण से वर्किंग चल रही है और विद इन हमने एक टाइम लिमिट तय करने की कोशिश की और रिजल्ट भी उस पर देने की कोशिश करेंगे कि विद इन 2 मंथ्स हम उसमें जो अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं उसको सुधार लें। सर, रजिस्ट्री को लेकर आपने 75% स्लैब को कम करने की बात कही है, इसको लेकर रजिस्ट्री के अननेसेसरी रेट्स, गलत तरीके से रेट रख दिए गए हैं। रोड के एक किनारे पे दूसरा रेट है, दूसरे किनारे पे दूसरा रेट है। इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हैं। इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको समाप्त करते हुए लगभग 75% जो स्लैब्स हैं जो अननेसेसरी हैं, गलत हैं, उनको समाप्त करने का काम बहुत जल्द करेंगे। तो आईएनएच हरिभूमि के सृजन संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए हैं और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो कही है। एक तो रायपुर के मास्टर प्लान, जो नया मास्टर प्लान लाया जाना, उसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए 2 माह का समय जो है उन्होंने तय कर दिया। इसके अलावा अगर रजिस्ट्री की बात करें तो जो ज़्यादातर स्लैब्स हैं, यानी कि 75% तक जो स्लैब्स हैं वो भी कम किए जाएंगे। ये 2 बड़ी बातें, 2 बड़ी घोषणाएं जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरिभूमि आईएनएच के सृजन संवाद कार्यक्रम के मंच के माध्यम से की है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद से न्यूज़ 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले मामले में एक बार फिर एसीबी ईओडब्ल्यू का एक्शन देखने को मिला है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत प्रदेश भर के करीब 10 ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर में 3 से 4 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें शराब कारोबारी अवधेश यादव का घर भी शामिल है। टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसके अलावा बाकी अलग अलग जगह पर कार्रवाई जारी है। शराब घोटाले मामले में लगातार ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, जिसके लिए आज राजधानी रायपुर में सुबह सुबह ही शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पे भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिली है। करीब 3 गाड़ियों में यहाँ पर अधिकारी जो है वो पहुंचे और यहाँ अवधेश यादव के घर पे जो है वो अंदर जाके पूरी तलाशी ली जा रही है। ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में जो है वो शराब घोटाला मामला जो है वो तुल पकड़े हुए है। इसके लिए अलग अलग जिलों में भी आज जो है वो कार्रवाई की गई है। चाहे हम बात कर ले राजधानी रायपुर की या फिर हम बात कर ले दुर्ग, भिलाई और आसपास के जितने जिले हैं वहां पर ये कार्रवाई जो है वो आज सुबह से चालू है। अब ऐसे में आज सुबह भी यहाँ राजधानी रायपुर के शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पे जो है वो ईओडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो अंदर छानबीन कर रहे हैं, दस्तावेज चेक कर रहे हैं और यहाँ पे जो परिवार वाले हैं उन्हें भी अंदर रोका गया है और बाहर से भी अंदर जाने की किसी को भी जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में लगातार कांग्रेस सरकार से जो शराब घोटाला मामला जो चलता आ रहा है, इसमें लगातार ईओडब्ल्यू की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है और आज एक बार फिर से ईओडब्ल्यू की तरफ से एक अहम कदम उठाते हुए शराब कारोबारियों के घर पे कार्रवाई करते हुए अवधेश यादव के घर पे ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची। 3 गाड़ियों में ये लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्रवाई के अंत में क्या कुछ दस्तावेज मिलते हैं, क्या कुछ सबूत मिलते हैं और शराब घोटाले में कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ मनीषा त्रिपाठी, आईएनएच 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में चालान पेश किया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कार्टन भरकर काली कमाई का पैसा राजीव भवन पहुंचता था। अनुमानित तौर पर 800 से 900 करोड़ रुपए पहुंचे। इस खुलासे को कांग्रेस जांच एजेंसियों और बीजेपी की कहानी बता रही है। वहीं बीजेपी कह रही है घोटालों के लिए पूरे तंत्र को झोंक दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में नए खुलासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी इमारतों की नींव हिलती नजर आ रही है। जांच एजेंसी का दावा है कि 3 साल में लगभग 900 करोड़ रुपए राजीव भवन तक पहुंचाए गए। पैसा किसी बैग या सूटकेस में नहीं, कार्टनों में भरकर पहुंचता था। हर माह कार्टन में भरकर राजीव भवन जाता था पैसा।
3 साल में राजीव भवन में कार्टन में भरकर छोड़े गए लगभग 900 करोड़। कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के नाम छोड़ा जाता था कार्टन। पहले ही शराब घोटाला केस में सुकमा कांग्रेस कार्यालय अटैच। अब प्रदेश कार्यालय राजीव भवन तक पहुंची ईडी की जांच की आंच। ईडी के नए खुलासे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहते हैं, पूरे तंत्र को घोटालों को अंजाम देने में लगा दिया गया था। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, बीजेपी और जांच एजेंसियां चाहे जितने झूठे आरोप लगा लें, कांग्रेस नेता डरने वाले नहीं हैं। और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही है बातें। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास और सेंट्रल एजेंसियों के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाकर कार्टून में पैसा जा रहा है, बोरे में पैसा जा रहा है, कहीं तो टेम्पो में पैसा जा रहा है, कहीं तो ट्रकों में पैसा जा रहा है। कितनी कहानियां बनाएंगे कांग्रेस नेताओं को डराने के लिए? आपके डराने से हम लोग डर गए क्या? अभी तक का कांग्रेस के नेता डर गए क्या? अभी तक का नहीं डरे। आप चाहे जितने भी आरोप लगा लो, जितने भी षड्यंत्र कर लो, इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी के ताजा खुलासों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शराब के सिंडिकेट से लेकर अलग अलग ठिकानों में पैसों के पहुंचने की पूरी कहानी सामने आ रही है। इसे लेकर वार्ड पलटवार भी हो रहा है, जमकर सियासत भी चल रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि इस घोटाले की जद में और कितने लोग आते हैं, किस पर शिकंजा कसता है, इस पर भी निगाहें होंगी। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग जैसे जैसे निर्णायक होते जा रही है, नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। अब नक्सलियों का एक धड़ा पत्र लिखकर हथियार छोड़ने की बात कह रहा है, तो दूसरा धड़ा शांति वार्ता की बात से अलग हटता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अब नक्सलियों में दो फाड़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प के साथ अभियान तेज कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व कामयाबी भी मिली है। बीते 2 सालों में 550 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। यही वजह है कि नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नक्सलियों का एक धड़ा लगातार शांति वार्ता के लिए पत्र भी लिख रहा है, लेकिन अब दूसरे धड़े ने सरेंडर या युद्ध विराम से इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के बीच शांति वार्ता को लेकर 2 फाड़ हो गया है। नक्सलियों की तेलंगाना कमेटी ने युद्ध विराम से इनकार किया है। अभय की चिट्ठी और ऑडियो को निजी राय बताई जा रही है। अभय ने चिट्ठी और ऑडियो में युद्ध विराम की बात कही थी। नक्सलियों के संगठन में युद्ध विराम पर मतभेद की स्थिति बन गई है। बहरहाल नक्सलियों की ओर से 2 बार पत्र लिखकर शांति वार्ता की पहल की गई है। इस संबंध में तेलंगाना में भी बुद्धिजीवियों की ओर से शांति वार्ता समिति का गठन किया गया था। समिति की ओर से कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई। अब युद्ध विराम रोकने के खिलाफ पत्र भी तेलंगाना से ही सामने आया है। इससे साफ है कि नक्सल संगठन में 2 फाड़ की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि नक्सलियों को आम लोगों की हत्या बंद करनी होगी, साथ ही बस्तर की धरती से आईईडी भी हटना चाहिए। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, नक्सलियों का चिट्ठी को लेकर सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सरकार को स्पष्ट करना है उस चिट्ठी में कितनी सत्यता है, और ये सरकार को तय करना है कि नक्सली सरेंडर करने को तैयार है, सरेंडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, ये सरकार को तय करना। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए, और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है, पहले ये तो करें भाई। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं। लगातार नक्सली बैकफुट पर हैं।
ऐसे में संगठन में दो फाड़ की स्थिति तो नजर आ रही है। सिविलियन की हत्या और शांति वार्ता की पहल के बीच सरकार ने सख्त तेवर दिखाए हैं। ऐसे में ये भी तय है कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान अभी और तेज होगा। गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर। राजधानी रायपुर के होटल, क्लब और ढाबों में देर रात तक सज रही नशे की महफिलों पर आखिरकार पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के 18 होटल, क्लब और ढाबों के खिलाफ पुलिस ने पंचनामा तैयार कर जिला प्रशासन और निगम को भेजा है। इन संस्थानों के गुमास्ता लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। शहर में न्यूड पार्टी की कॉन्सेप्ट का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में क्लब और ढाबों में देर रात छापेमारी की। इस दौरान तेलीबांधा के हाइपर क्लब, शीतल इंटरनेशनल का जूक पब, मोका एंड रेस्टोरेंट, होटल फ्लोरेंस, सिमर्स बार नवा रायपुर, IP क्लब देर रात तक खुले पाए गए, जहां पर ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। खास करके जो बार वगैरह है उन सभी की पहले मीटिंग ली गई थी और सभी को निर्देशित किया गया था कि समय पर बंद करें। उसके उल्लंघन पर अगर किसी द्वारा की जाती है तो उसके विरुद्ध में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। आगे भी शहर के अन्य इलाकों के भी बार को आकस्मिक चेक किया जा करके अगर गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में देर रात तक पार्टी, शराब परोसने और कई बार अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें आती रही हैं। पुलिस की छापेमारी कार्रवाई के बावजूद हालात जस के तस रहे, लेकिन इस बार रायपुर पुलिस ने कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 18 होटल, क्लब और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इन पर लगातार नियम कायदों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बहरहाल रायपुर में होटल, क्लब और ढाबों की मनमानी अब और नहीं चलेगी। पुलिस की सिफारिश के बाद अब कलेक्टर का फैसला अहम होगा। देखना होगा कि कितने संस्थानों पर ताला लटकता है। राजधानी में सूरज ढलते ही बड़े बड़े होटल, क्लब और ढाबों में नशे की महफिलें सजना शुरू हो जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है, इन क्लब्स में नियमों को ताक पर रखकर देर रात तक पार्टी कराई जाती है। वहीं अब रायपुर पुलिस भी ऐसे क्लब संचालकों पर सख्ती करना शुरू कर दी गई है। जल्द ही इन क्लब्स पर ताले लगे हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। रायपुर पुलिस ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और इन क्लब्स पर सख्ती से कार्रवाई कर इनके गुमास्ता लाइसेंस को रद्द करने की बात कही गई है। देखा गया है, हाल ही में न्यूड पार्टी और ड्रग्स को लेकर के सप्लाई की बात सामने आई थी और इन क्लब्स द्वारा देर रात तक शराब परोसी जाती है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और हाल ही में रायपुर पुलिस ने कई क्लब्स और ढाबों पर छापे भी मारे हैं। 18 क्लब, रेस्टोरेंट और ढाबों की लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कब तक यह कार्रवाई होती है और आखिरकार कब राजधानी रायपुर में देर रात तक ये जो क्लब्स और पार्टियां ये जो चल रही हैं क्लब्स में और ढाबों में, इन पर कब रोक लगती है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, INH 24/7, रायपुर। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से एक खबर अब तक पहुंचा देते हैं, जहां लावारिस हालत में मिले हैं ट्रॉली बैग। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे के रास्ते में फेंके गए बैग को ब्लेड से काटा गया है। बैग से तस्करी और कैश सप्लाई की जताई जा रही है आशंका। आसपास नहीं लगे हैं CCTV कैमरे, मतलब जहां पर जिस एरिया पर ये बैग फेंके गए हैं वहां कहीं भी आसपास CCTV कैमरे नहीं है। लेकिन लावारिस हालत में आपको बता दें कि बैग मिले हैं, फुटेज भी सामने आया उन बैगों का जो लावारिस हालत में मिले हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे के रास्ते में ये बैग फेंके हुए मिले गए हैं। बैग को ब्लेड से काटा गया है। छानबीन की जा रही है कि आखिर इन बैग में है क्या। तो बैग से तस्करी और कैश सप्लाई की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे के रास्ते में ये बैग फेंके गए हैं और बैग्स को ब्लेड से काटा गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हसन, फुटेज देख रहे हैं हम, जो वीडियो निकलकर सामने आया है उसमें देख रहे काफी ज्यादा संख्या में ये बैग मिले हैं। क्या कुछ इसकी पूरी कहानी है? जांच पड़ताल में अब तक क्या निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में आज सुबह जो है जो एक्सप्रेस वे है जहाँ से एयरपोर्ट जाने का रास्ता, वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है लावारिस हालत में ट्रॉली बैग मिले। बड़ी बात नहीं, ये सभी ट्रॉली बैग जो है वो एकदम ब्रांड न्यू यानी कि नए दिख रहे हैं और ऐसे में ट्रॉली बैग को जो है वो ब्लेड से, धारदार ब्लेड से काटा गया है
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी इन ट्रॉली बैग में या तो बड़ी मात्रा में जो है वो कैश को रखा गया था या फिर इसमें कहीं ना कहीं गांजा तस्करी का शक लग रहा है। पूरी घटना का जो एरिया है जो कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से ठीक पास में जो एक्सप्रेस वे वहां पर इन बैग्स को लावारिस हालत में फेंका गया। ऐसे में बड़ी बात है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं जांच करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि पुलिस पहुंची हुई है, जांच कर रही कि आखिरकार ये बैग कहाँ से आए हैं, किसके ये बैग हैं और क्यों इन्हें इस तरीके से फेंका गया है और नए बैग को आखिरकार बेट से क्यों काटा गया। हालांकि जिस प्रकार से इन बैग को काटा गया इसे देखकर तो साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा आशंका इसकी कि इसमें कोई ना कोई नशे की सामग्री होगी जिसके माध्यम से तस्करी की गई होगी। तस्करी करने के बाद सबूत निकालने के लिए शरारती तस्करों ने इन बैग्स को जो है वो लावारिस हालत में फेंका है। फिलहाल तमाम तथ्यों पर जो है वो जांच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना है। तो बिल्कुल जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। तमाम जानकारी के लिए हसन शुक्रिया। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में आज भारतीय टीम का सामना चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस शाम 7:30 बजे होगा। बता दें कि 14 सितंबर को भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। पिछले मैच में नो हैंडशेक विवाद के चलते पाकिस्तानी बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन आईसीसी ने उनकी मांगे खारिज कर दी। एंडी पाइक्रॉफ्ट आज भी मैच रेफरी होंगे। इस विवाद के कारण पाकिस्तान ने कल अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी थी। मुकाबले पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो नो हैंडशेक को लेकर आपको बता दें पिछले मैच में विवाद हुआ था। एशिया कप 2025 भारत वर्सेस पाकिस्तान का आज मैच है। एशिया कप का सुपर 4 राउंड है और आज के इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। अमूमन भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पूरे देश भर में ही की क्या बात करें, पूरी दुनिया में काफी ज्यादा माहौल देखने को मिलता है, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही माहौल है। आज भी दिलचस्प मुकाबला होगा और आज फिर इंडिया जीतेगी। आज भी दिलचस्प मुकाबला होगा और आज फिर इंडिया जीतेगी। तो वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला कोई भी मुकाबला अहम होता है। क्रिकेट में इस मुकाबले को महामुकाबला माना जाता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान को मात दे चुका है, लेकिन आज होने वाले सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत की जीत हर शख्स देखना चाहता है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ऐसे में लोग टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। क्रिकेट फैन से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय साहू ने। एशिया कप में एक बार फिर महामुकाबला होने जा रहा है जो कि भारत पाकिस्तान के बीच है और आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस महामुकाबले को खेला जाएगा। हालांकि हम बात करें 14 सितंबर की तो वहां पर एक मुकाबला खेला गया था जिसमें हैंडशेक को लेके तमाम प्रकार की बातें हुई थी और वहां पर टीम इंडिया ने जीत करने के बाद किसी भी खिलाड़ी से हैंडशेक नहीं किया था और इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है और लोगों का बड़ा वो भी रहा है। लेकिन टीम इंडिया ने मैच तो जीता ही था, साथ में जो 140 करोड़ देशवासी थे और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि ये मैच जो है वो उन शहीदों के नाम है जो पहलगाम हमले में मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का दिल भी टीम इंडिया ने जीता था। हालांकि इसको लेके हमारे युवा खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि उनमें जोश जो है वो जबरदस्त नजर आ रहा है। खासतौर से हम बात करें इंडिया को लेके, भारत को लेके, इनमें जबरदस्त जोश है चूंकि ये आगामी भविष्य के क्रिकेटर बनने जा रहे हैं और इन क्रिकेटरों में एक चीज तो कॉमन है कि सभी लोग अपनी टीम के लिए पूरी तरह समर्पित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करें। आज पर एक महामुकाबला जो है भारत पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं इस महामुकाबला? ये आज का मैच बहुत अच्छा होने वाला है, एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़ी राइवलरी मानी जाती है इनकी और पहलगाम के अटैक के बाद और इंडिया को रिवेंज लेने का मौका मिलेगा, एक और मौका मिलेगा तो इंडिया जरूर वो रिवेंज लेगी। इंडिया जरूर रिवेंज चलेगी ये कहा जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आप इस पूरे मैच को लेकर? जैसे कि अब
टैग हुआ था, तो पहला मैच तो इंडिया जीती है, अब दूसरा मैच भी जीतेगी। जैसे ज़्यादा क्या कहूँ इस बारे में, दूसरा मैच भी जीतेगी। मैच जीतने की बात की जाए, लेकिन जिस प्रकार से हैंडशेक नहीं हुआ था और ये का मतलब इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इस बार क्या लगता है आपको कि अब टीम इंडिया हैंडशेक करेगी या पुनः वही इतिहास दोहराएगी जो 14 सितंबर में दोहराया था? जी, उनका बिल्कुल सेम रहेगा जो पिछले मैच में था, क्योंकि सबके जो भी जितने भी 140 करोड़ देशवासी हैं, प्लेयर्स भी वही हैं, तो सबके मन में एक ही टाइप की फीलिंग है कि उनके प्रति ऐसी दोस्ती की भावना नहीं रखनी चाहिए, तभी उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था। इस मैच में भी सेम रहेगा। का चक्कर भी चलेगा ये कहा जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से टीम इंडिया लगातार जीत दर्ज कर रही है और तीनों फॉर्मेट में की अगर हम बात करें तो आज टीम इंडिया सबसे बड़ी टीम और सबसे ताकतवर टीम ओवर कर आई है। हालांकि आज का जिस प्रकार से मुकाबला है, अब देखना ये होगा, चूंकि पाकिस्तान एक मैच हार चुका है और कहा जाता है कि जब मैच हारा जाता है तो उसमें जोश ज़्यादा होता है और जीतने की भी कोशिश की जाती है। देखना ये होगा कि दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मुकाबला होगा वो किस प्रकार से रहेगा और कितना दिलचस्प होगा। जबलपुर समय सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। तो इस बुलेटिन में हम दोनों के साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए INS न्यूज के साथ। आगे मिलते हैं सुपर 60 के साथ। नमस्कार।